ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, ये कब तक इस स्तर पर रहेंगे, इसका भी अंदाजा नहीं है। एक बात का तो हमें गर्व होता है कि 2 वर्ष लगातार, ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ कि सन 14-15 में 7.2% और 15-16 में अंदाजा 7.6%। भारत जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व की तुलना में हम लोग सबसे आगे हैं, लेकिन हम लोग स्वयं ये मानते हैं कि हमारी क्षमता इससे भी ज्यादा तेज विकास करने की है, और उसमें कई ऐसे कारण है जिनका असर पड़ सकता है। ये पिछले 2 वर्ष जो 7.2% और 7.6% ग्रोथ हुआ, इसमें विश्व की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक रुकावट थी। ग्लोबल हेडविंड्स वर अगेंस्ट अस, there was no tailwind supporting us, as a result of which our exports were shrinking, क्योंकि विश्व का व्यापार ही अपने आप में 4-5% तक श्रिंक कर चुका है। और इसके साथ साथ दोनों वर्ष बरसात की कमी रही, और जब बरसात की कमी रहती है तो उसमें केवल कृषि के ऊपर प्रभाव पड़े ऐसा ही नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके ऊपर भी, उनकी अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और इस देश में कम से कम 55% लोगों की खरीदारी करने की जो क्षमता है उसके ऊपर एक असर पड़ता है। और इस वर्ष का जो अंदाजा है कि शायद बरसात की स्थिति पिछले 2 वर्षों की तुलना में बेहतर हो, तो शायद ये आज वर्ष जो चल रहा है उसमें अगर कृषि में सुधार आता है, रूरल इनकम्स में कुछ बढ़ोतरी होती है, तो आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो सरकारी खर्चा बढ़ा उसके आधार पर चल रही है, या हाईएस्ट एवर एफडीआई आ रहा है उसके वजह से चल रही है, थोड़ा अर्बन डिमांड में वृद्धि हुई है उसके आधार पर चल रही है, और इसमें कहीं ग्रामीण डिमांड भी जुड़ जाए तो उसका अपने आप अर्थव्यवस्था को और तीव्रता से बढ़ाने में काफी सहयोग रहेगा। इसमें एक बड़ी चुनौती जिसका बार बार जिक्र करते हैं वो हमारे देश में बैंक्स की स्थिति क्या है। बैंक्स का एक बहुत बड़ा की जिम्मेवारी होती है अर्थव्यवस्था में कि देश के विकास के लिए पूरी अर्थव्यवस्था का सहयोग बैंकों के माध्यम से होता है। बैंक लेंडिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, बैंक्स हैव टू सपोर्ट ग्रोथ। और बैंक्स में एनपीएस की स्थिति एक चिंता का विषय निश्चित रूप से है, और सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि बैंकों को इस परिस्थिति में से बाहर निकालना है, और उसके लिए ये सरकार पूर्ण रूप से बैंकों का समर्थन करेगी। बैंक्स में कैपिटल और डाला जाए, पिछले वर्ष भी हमने डाला था, इस वर्ष भी डाल रहे हैं। बैंक्स की मैनेजमेंट को प्रोफेशनलाइज किया जाए, तरह तरह के और ऐसे कानून जो बैंक्स को ताकत दें कि इस परिस्थिति से जूझने के लिए, उनके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। एक कानून आज ही लगा हुआ है संसद के सामने। इसमें हम लोग समझ लें कि ये जो एनपीएस की स्थिति है, इसमें एक कुछ मात्रा में तो ऐसे लोन्स भी हैं जो शायद गलत आधार पर दिए गए होंगे, उसकी अपने आप जांच होगी। कौन जिम्मेवार था, मैं उस दोषारोपण में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका एक बड़ा कारण है, और हम सबको राजनीतिक क्षेत्र में इसको जिम्मेवारी से समझ लेना चाहिए कि जब विश्व में मंदी का दौर था और बिजनेस साइकिल्स कुछ क्षेत्रों के कमजोर होते हैं, तो केवल वो क्षेत्र कमजोर नहीं होता, वो सेक्टर कमजोर नहीं होता, उसकी कमजोरी का बैंकों की बैलेंस शीट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसको हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे, जैसे स्टील के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये पूरे विश्व में है, कि चाइना में जो सरप्लस कैपेसिटी स्टील की है, कम दाम पर, सस्ते दाम पर
बाकी दुनिया के बाजारों में चाइना अपना स्टील भेजता है और वहां की स्थानीय कंपनियां उस दाम को मैच नहीं कर पाती क्योंकि वो शायद कॉस्ट से भी कम पे बेचता है। और जो अभी हमने पढ़ा कि टाटा स्टील ने कहा कि हम ब्रिटेन में से बाहर करेंगे, ये वही समस्या थी। अमेरिका ने तो लगभग 266 और 275% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना की स्टील के ऊपर। यूरोप नहीं लगा पाया और उसमें यह स्थिति थी। हम लोगों ने भी कई कदम उसमें उठाए और सबसे बड़ा योगदान इन एनपीएस में स्टील सेक्टर का है, क्योंकि अगर हमारी कंपनियों का स्टील नहीं बिकेगा तो स्वाभाविक है कि उन कंपनियों में तकलीफ आएगी, उनकी बैलेंस शीट में तकलीफ आएगी और वो बैंक का ऋण नहीं दे पाएंगे और ऋण के ऊपर जो ब्याज देना है वो भी नहीं दे पाएंगे। और इसलिए इस समस्या के हल के लिए हमने थोड़ा कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, थोड़ा अन्य कार्रवाई की और उसके बाद हमने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे कम दाम पर कोई स्टील भारत के अंदर नहीं आ सकता। उसका एक अच्छा असर हुआ कि हमारी स्टील मिलों का पिछले 3-4 महीने से दोबारा से रिवाइवल शुरू हो गया और ये क्षेत्र टर्न अराउंड करने लग पड़ेगा। उसी प्रकार से हाईवे सेक्टर के हाईवे प्रोजेक्ट बिल्कुल स्थायी स्थिति में थे। जब ये सरकार 2 साल पहले आई तो पहले 17 टेंडर्स जो हम लोगों ने निकाले थे उसमें एक व्यक्ति भी हाईवे का ठेका लेने को तैयार नहीं था। वो सिक सेक्टर बन चुका था, डिस्प्यूट्स थे हाईवे अथॉरिटी के साथ और इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जो पब्लिक फंड्स थे सरकारी बजट के माध्यम से हमने खूब डाले और पिछले 2 वर्षों में हाईवे सेक्टर एक बहुत बड़े तरीके से रिवाइव हुआ है। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके जो एनपीएस हैं वो भी अब बेहतर स्थिति में आने की उनकी संभावना बन रही है। चीनी का दाम दुनिया के बाजार में 18 रुपए किलो हो गया था, इसलिए भारत की चीनी मिलों के ऊपर एक असर था। आज थोड़ा बढ़ा है और उससे शुगर सेक्टर के अंदर भी थोड़ी राहत मिली है। उनके जो एनपीएस हैं वो धीरे धीरे करेक्ट होने शुरू होंगे। इसी प्रकार से जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली की, डिस्कॉम्स, उसके संबंध में उदय योजना हम लोग लाए हैं। तो इसलिए एनपीए की स्थिति को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और आने वाले महीनों में जो प्रोविजनिंग करके एनपीए कागज पर बड़े दिखते हैं, धीरे धीरे फिर वो जब पूरे, एक तो सरकार की नीति है, आरबीआई की ने भी ये नीति बनाई कि एनपीए छुपाने से एनपीए की समस्या का हल नहीं होगा। ईमानदारी से वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्टेड हो और फिर उस समस्या को हल करने का प्रयास करें, कैपिटलाइजेशन करके, बैंक्स को प्रोफेशनलाइज करके और जो सेक्टोरल तकलीफ है उनका एक प्रकार से हल ढूंढने से। अध्यक्ष जी, कल चर्चा के दौरान, क्योंकि राजस्व का प्रश्न है तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर कई प्रश्न आए थे। पिछले 2 वर्ष जो कि विश्व में मंदी के वर्ष हैं, सन 14-15 में जो टोटल हमारा रेवेन्यू था वो 9.4% इंक्रीज हुआ और पिछले वर्ष तो लगभग 17% बढ़ा। और इस 17% बढ़ने से पहली बार इस देश में जो हम बजट एस्टिमेट्स देते हैं उस दिन तो हम कह देते हैं कि फलां क्षेत्र में इतना खर्चा होगा, लेकिन आखिरी 3-4 महीनों में उसको काटना शुरू कर देते हैं। पिछला वर्ष पहला वर्ष यह है जबकि जो वास्तविक खर्चा हुआ है वो बजट एस्टिमेट से ज्यादा है, कटा नहीं, वेयर वी एक्सीडेड द बजट एस्टिमेट्स। और इस साल भी इस बढ़ते हुए राजस्व की वजह से विकास कार्यों में जो सरकारी योजनाओं में पैसा जाना है वो रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर हम लोग डाल रहे हैं। सरकार की टैक्सेशन नीति के पीछे जो उद्देश्य रहते हैं उसमें एक स्वाभाविक उद्देश्य यह है कि जो मेक इन इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है वो अपने आप में पूरा हो और इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बार बार हम कुछ चेंजेस लाते हैं। उस चेंजेस में जो कस्टम ड्यूटी में हम लोग एग्जेम्पशन दे देते थे कुछ क्षेत्रों में,
काउंटरवेलिंग ड्यूटी में हम लोग दे देते थे, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिसएडवांटेज पे रह जाती थी। उसको अपने बजट प्रोविजंस में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम लोग रैशनलाइज करने का प्रयास करते हैं। एक उद्देश्य रहता है कि देश में रोजगार बढ़े, और रोजगार बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों में हम लोग प्रयास कर सकते हैं, जैसे हाउसिंग सेक्टर में इस बार बहुत हम लोगों ने रिबेट दी, रॉयल्टी के ऊपर टैक्स था 25% से 10% कर दिया। स्टार्टअप क्षेत्र में हम लोगों ने एक राहत देने की कोशिश की, और धीरे धीरे कॉरपोरेट टैक्स को भी रैशनलाइज करके ग्लोबली कंपेटिटिव इकोनॉमीज जो हैं उसके स्तर के ऊपर लाना, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। एक विषय बार बार आता है कि कई बार टैक्स विभाग और उसकी छवि ऐसी रहती है जैसे बहुत लोगों को परेशान करता है। इसलिए टैक्स विभाग का और आम जनता का, टैक्स पेयर का आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए, सबसे कम हो जाए, ये एक हमारा प्रयास रहता है। जो डिस्प्यूट्स हैं वो अधिक से अधिक कम हो जाएं, ये एक प्रयास रहता है। इस वर्ष 94% जो पिछला वर्ष जो गया, जो टैक्स रिटर्न्स गई हैं, उनका केवल वो ईमेल के माध्यम से जाती हैं, और 94% का असेसमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, और 4,14,00,000 रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से असेस होकर लोगों तक पहुंच जाते हैं। एक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जैसे पहले टैक्स रिफंड्स लेकर व्यक्ति घर आते थे और फिर विचित्र प्रकार की शिकायतें मिलती थी, पिछले वर्ष 2,10,00,000 रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट हुए हैं, और जिससे इंटरैक्शन एकदम धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और इसमें छोटा अमाउंट नहीं, 1,22,000 करोड़ के करीब इलेक्ट्रॉनिकली कर उनको सूचना देकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24 या 48 घंटे में एसएससी तक पहुंच जाता है। विभाग की ओर से जो अपील्स हम लोग दायर करते हैं और जिससे लिटिगेशन बढ़ती है, एक टारगेट है कि उनको आधा कर दिया जाए। और पिछले वर्ष आईटीएटी के सामने, सी स्टैट के सामने, हाई कोर्ट के सामने हमने एक बड़ी मात्रा में, और जब मैं बड़ी मात्रा कह रहा हूं, आईटीएटी के सामने 5,543 अपील्स, सी स्टैट में 5,261, हाई कोर्ट में 5,700, ये हमने वापस लेने का निर्णय कर लिया, क्योंकि अननेसेसरी लिटिगेशन विभाग करे इसका भी कोई उद्देश्य नहीं रहता। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.